हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग क्लास 5 जो हमारी चल रही है, यानी हमारा जो चैप्टर 5 चल रहा है एनसीईआरटी साइकोलॉजी का, उसकी लास्ट क्लास है ये। आज हमारा 5th चैप्टर जो है वो फाइनली फिनिश हो जाएगा और क्लासेस जो है वो ज्यादा रेगुलरली आपको देखने को मिलेंगी, बिकॉज जो एचपीएससी वाला है वो भी पोर्शन मैंने करवा दिया है, तो नेट के साथ साथ अब DSSB की क्लासेस आपको रेगुलर जो है मिल जाया करेंगी, कंपैरेटिवली रेगुलर। ओके, चलिए परसेप्चुअल प्रोसेसेस की बात करनी है, तो हमने लास्ट क्लासेस में सेंसरी के बारे में बात कर ली, यानी जो संवेदी प्रक्रियाएं होती हैं। तो संवेदी में क्या था, जो सेंसेशन से आपको चीजें पता चल रही थी, जैसे आप अभी ये पीपीटी देख रहे हैं तो आप अपनी सेंसेस का यूज कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, तो सेंसेस का यूज कर रहे हैं, और वो यूज करके जब आप किसी पर्टिकुलर जो है स्टिमुलस की तरफ अटेंशन देते हैं तो वो अटेंशनल प्रोसेस हो गया। उस अटेंशन के बाद एक जो परसेप्शन आपका बनेगा, वो सारा प्रोसेस जो है वो परसेप्चुअल प्रोसेस के अंदर आ जाएगा, और उसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ जाए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो प्लीज कर ही दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, परसेप्चुअल प्रोसेसेस, इनको प्रत्याक्षिक प्रक्रियाएं भी बोलते हैं। ये वो प्रोसेस है जब हम ऐसे एकदम से रिकॉग्नाइज करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें सेंसेस के थ्रू मिली है ना, उस इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज करके, इंटरप्रेट करके हम उसको एक मीनिंग देने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या है, हमारा परसेप्शन है। जैसे बच्चे ने जो है वो गाय को अगर देखा, तो उसने जो देखा, सेंसेस यूज हुए उसके, उसने बाकी चीजों को छोड़ के अटेंशन काऊ की तरफ डाली। वो गाय को जब देख रहा है बच्चा, तो उस टाइम पे उसके दिमाग में वो इंफॉर्मेशन तो चल रही है ना कि 4 जो है इसके पैर हैं, एक पूंछ है, व्हाइट कलर की है, तो वो जो चीजें वो इंफॉर्मेशन अपने लिए बना रहा है, वो जो मीनिंग उसके लिए अंदर से निकाल रहा है ना, तो वो मीनिंग उसका एक परसेप्शन बन जाएगा, ठीक है जी। अब परसेप्शन के प्रोसेसेस के मतलब क्या अप्रोच होगा परसेप्शन बनने का, तो 2 अप्रोच हो सकते हैं। उससे पहले आप ये देख लीजिए, एक तो स्टिमुलस हमें मिला, स्टिमुलस से को हमने सेंसरी रिसेप्टर्स ने रिसेप्ट किया। अब सेंसरी रिसेप्टर में हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं। जब आज का लेक्चर आप देखेंगे ना, तब आप देखेंगे कि जो हमने आई पढ़ी थी या ईयर पढ़ा था, कहां पे कैसे यूज हो रही हैं वो चीजें। ओके, तो सेंसरी रिसेप्टर में हमने हमारे जो सेंसेस हैं, चाहे वो आंखें हैं, चाहे वो ईयर्स हैं या स्किन है, किसी ने भी वो रिसेप्ट किया वो इंफॉर्मेशन जो स्टिमुलस से हमें मिला है। वो स्टिमुलस से सेंसरी रिसेप्टर ने रिसेप्ट किया और हमने उसकी तरफ पर्टिकुलरली अटेंशन दी, ठीक है। अटेंशन देने के बाद जो ब्रेन में या लर्निंग मेमोरी या जो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनके होने के बाद हमारा एक पर्टिकुलर व्यू निकल के आता है उस पर्टिकुलर स्टिमुलस से रिलेटेड, वो हमारा होगा जी परसेप्शन। यानी उद्दीपक मिला, संवेदी ग्राही यानी सेंसेस ने रिसेप्ट किया, हमने उसकी तरफ अवधान दिया। अब जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, यानी मस्तिष्क हो गया, या जो हमने न्यूरॉन्स, नर्व्स, इनके बारे में पढ़ा था, जो भी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं थी वो हुई, और एक प्रत्यक्षण जो है वो हमारे सामने बन के आया, यानी एक परसेप्शन जो है वो हमारा बना। ओके, अब ये परसेप्शन बनेगा कैसे, उसके 2 प्रोसेस हो सकते हैं। एक बॉटम अप प्रोसेसिंग यानी उधर्वगामी प्रक्रमण, ठीक है, और दूसरा रहेगा टॉप डाउन है ना, हाँ ठीक है, टॉप डाउन प्रोसेसिंग। ओके, तो जो बॉटम अप प्रोसेसिंग है, आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें बेसिकली क्या होता है, कोई भी आइडिया रिकॉग्नाइज हुआ, उसको प्रोसेस करेंगे हम, पार्ट से शुरू होगा। यानी ये आपने वो जो गाय देखी ना, उसको एकदम से आपने काऊ नहीं बोला, आपने इंफॉर्मेशन प्रोसेस की कि अच्छा इसकी 4 टांगे हैं, एक पूंछ है, एक कलर ऐसा है। सो वो पार्ट्स में आपने चीजों को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया, और उसके बाद आपने जो है वो होल को रिकॉग्नाइज किया, पूरे के पूरे को। तो एम्फेसिस किसके ऊपर है, जो स्टिमुलस आपको मिला है, जो गाय आपको दिखी थी, उसके फीचर्स के ऊपर है। तो बॉटम अप अप्रोच का एम्फेसिस रहेगा जी फीचर्स ऑफ स्टिमुलस इन परसेप्शन, जो कि एक मतलब ये परसेप्शन को क्या कंसीडर करते हैं, एक मेंटल कंस्ट्रक्शन है कि जो पार्ट्स आपको दिखे उनके बेसिस पे आपने मेंटली जो है एक होल पिक्चर जो है वो कंस्ट्रक्ट की अपने दिमाग में, और एक परसेप्शन बन गया, एक धारणा बन गई, या एक प्रत्यक्षण जो है वो आपका बन गया, ठीक है। ये हुआ बॉटम अप प्रोसेसिंग। एक होगा टॉप डाउन प्रोसेसिंग। इसमें क्या होगा, आपने ये देखा कि अरे ये तो गाय हैं, वो ओवरऑल जो आपने चीज देखी, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो एम्फेसिस किसके ऊपर है, इस पे परसीवर पे है, यानी उस इंसान के ऊपर है जो ये परसेप्शन जिसका ऑलरेडी है, और देखते ही उसने एकदम से ये नहीं बोला कि इसके ये टांग है या पैर है, जो भी है, उसने पार्ट्स को नहीं देखा, उसने पूरे के पूरे होल को देखा। तो यहाँ पे रिकग्निशन जो है, जो पहचाना है उसने स्टिमुलस को, वो होल से पहचाना है, और फिर आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उसकी,
उनको। तो ये क्या हो गया, टॉप डाउन प्रोसेसिंग, अधोगामी प्रक्रमण। यानी देखिए टॉप डाउन, टॉप में क्या होगा, सारी की सारी चीजें होंगी ना, तो होल को पहचाना, टॉप डाउन। और जब आप बॉटम से नीचे से ऊपर तक जाते हैं तो एक एक चीजें ही होंगी ना, राइट। ऐसे नहीं हो सकता कि एकदम से आपको सारी चीजें समझ आ जाएं, तो वो धीरे धीरे करके आप एक एक चीज को समझेंगे, ठीक है। सो टॉप डाउन अप्रोच जब आप देखेंगे तो एम्फेसिस है किसके ऊपर, परसीवर के ऊपर। यानी वो एक परसेप्शन कंसीडर करते हैं और उसमें बाद में फिर क्या करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं छोटी छोटी चीजों को या अलग अलग स्टिमुलस को। ओके, जो बॉटम अप अप्रोच था हमारा, उसके अंदर क्या था, हमारा एम्फेसिस जो है उसके स्टिमुलस के ऊपर था। तो ये दो डिफरेंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ऑल्दो ये दो डिफरेंस बिल्कुल ऐसे सेपरेट नहीं है, बहुत सारी स्टडीज जो हैं वो ये भी बताती हैं कि परसेप्शन के बारे में जो स्टडीज है कि जो दोनों की दोनों प्रोसेसेस हैं, जब हम वर्ल्ड को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, जब हमारी चीजें हम देख रहे होते हैं, परसेप्शन बन रहे होते हैं, तो वहां पे ये दोनों की दोनों प्रोसेसेस भी एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब पर्टिकुलरली हम ऐसे वो होता है ना डिफरेंशिएट कर दें या ऐसे लाइन लगा के बता दें कि भाई ये वाले तो टॉप डाउन अप्रोचेज हैं, बॉटम जो है टॉप डाउन, और ये बॉटम अप अप्रोच है। तो ऐसा कहीं नहीं होगा कि बिल्कुल ही डिफरेंशिएट आप कर पाए, ये दोनों भी एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, दोनों चीजें भी हो सकती हैं एक साथ। ओके, तो ये स्टडीज में पता चला। ऑल्दो परसेप्शन क्या होता है वो हमने देख लिया, और परसेप्शन का बनता कैसे है, प्रोसेस क्या रहेगा वो भी देख लिया। ओके, अब बात आती है परसीवर की। परसीवर यानी कि प्रत्यक्षण करता, यानी मान लो मैं किसी चीज को देख रही हूं तो मेरा पर्टिकुलर जो परसेप्शन बन रहा है, तो मैं हुई ना वो परसेप्शन बनाने वाली, तो ठीक है, तो मैं परसीवर हुई कि मैं क्या परसीव कर रही हूं। ओके, तो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ह्यूमन बींग्स मतलब क्रिएटिव बींग्स हैं, वो एक तरीके से वो जो संसार हम देखते हैं ना अपने आसपास, हम उसको समझने की जानने की कोशिश करते हैं। और जब हम उसको समझने जानने की कोशिश करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे या तो वो क्या बोलते हैं, मतलब इन चीजों को अफेक्ट करेंगे। वो जो समझने की हमारी अंडरस्टैंडिंग बन रही है ना, जो समझने की हमारी शक्ति है, कैपेबिलिटीज है, उनको अफेक्ट करेंगे। कैसे, मोटिवेशन। अगर आप मोटिवेटेड है कि आपको इस चीज के बारे में सीखना ही है, ठीक है, जैसे आपको मान लो आपको ये है कि बस DSSS भी क्लियर करना ही है, तो वो आप मोटिवेटेड हैं और आप ज्यादा चीजें सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक्सपेक्टेशंस होती हैं या परसेप्चुअल सेट्स होते हैं। जैसे आपने ये सोच लिया कि आपको पता है कि सुबह सुबह घर में जो है वो दूध वाला आता है 5:30 बजे। ओके, तो वो दूध वाला मतलब 5:30 बजे अगर घंटी बज रही है तो आपके दिमाग में ये परसेप्शन ऑलरेडी बना हुआ है, आपका दिमाग ये परसीव कर लेगा ऑलरेडी कि भाई दूध वाला ही होगा, चाहे कोई और हो या ना हो, ठीक है, बेशक कोई और खड़ा हो, बट आपका दिमाग ने ये परसेप्शन बना लिया कि 5:30 बजे, अच्छा ठीक है दूध वाला होगा, देखो जाके वो होगा। सो वो चीज क्या, वो एक एक्सपेक्टेशन या एक परसेप्चुअल सेट बन जाता है, प्रत्याशिक विन्यास बन जाता है। ओके, या फिर कॉग्निटिव स्टाइल, संज्ञानात्मक शैली जो होती है कि आप किस तरीके से एनवायरमेंट से डील करते हैं या किस तरीके से चीजों को समझते हैं। जैसे फील्ड डिपेंडेंट, दो तरीके के स्टाइल्स होते हैं इसमें कॉग्निटिव स्टाइल में, एक होता है फील्ड डिपेंडेंट और एक होता है फील्ड इंडिपेंडेंट। जो फील्ड डिपेंडेंट लोग होंगे वो एक्सटर्नल वर्ल्ड को टोटलिटी यानी एक होलिस्टिक मैनर में क्या करेंगे, परसीव करेंगे। लेकिन ये जो फील्ड इंडिपेंडेंट हैं ये उसी चीज को स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक डाउन करके फिर परसीव करेंगे। जैसे हमने अभी गाय वाला एग्जांपल लिया था, तो जब आप होल की बात कर रहे हैं तो आप फील्ड डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे, मतलब मान लो 2 बच्चे खड़े हैं और उन दोनों में से किसी ने ऐसे शुरू किया कि अरे इसके तो 4 टांगे हैं, ये तो इसके एक पूंछ भी है, ये मुझे लगता है गाय है। ओके, एक बच्चा ऐसे बोल रहा है कि अरे ये तो गाय है, क्योंकि फिर वो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है चीजों को कि अच्छा इसके 4 टांगे भी हैं, कलर ये है वगैरह वगैरह। तो जो पूरा का पूरा एक बार होलिस्टिक मैनर में चीजों को समझे, परसीव करे, वो फील्ड डिपेंडेंट है। और जो पार्ट्स में डिफरेंशिएट करके उसको समझे, स्मॉलर कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड कर दे, वो फील्ड इंडिपेंडेंट है। तो ये 2 कॉग्निटिव स्टाइल्स होते हैं जी परसीवर की जब हम बात करेंगे। ओके, ऐसे ही बहुत सारी कल्चरल नॉलेज हो सकती है, आपके पास्ट के एक्सपीरियंस हो सकते हैं, आपकी मेमोरी कैसी है, वैल्यूज, बिलीव्स, एटीट्यूड, ये सारी की सारी चीजें आप संसार को, वर्ल्ड को कैसे समझते हैं उसमें आपकी हेल्प करेंगी। उसमें बेसिकली ये इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स होंगे जो अफेक्ट करेंगे आप किस तरीके से चीजों को परसीव करते हैं या समझते हैं। ठीक है, तो ये परसीवर के बारे में थोड़ी सी चीज होगी, इंफॉर्मेशन। अब प्रिंसिपल्स क्या होंगे परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के, कि मतलब किस बेसिस पे या किस तरीके से, मतलब हम कैसे माने कि भाई ये परसेप्शन बनेगा। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विजुअल फील्ड इनटू मीनिंगफुल होल्स, यानी कि जो आपने चीज देखी है या सुनी है
उसको मीनिंगफुल होल में आप जब कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो परसेप्शन हो गया। मतलब आपने वो गाय देखी ना, फिर आपने उस चीज से रिलेटेड एक परसेप्शन बनाया, उसको मीनिंगफुल चीजों में, मीनिंगफुल होल में कन्वर्ट किया, तो ऑर्गेनाइज कर लिया, तो वो क्या होगा? परसेप्शन। ठीक है। अब बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे हैं जिन्होंने इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की कि मतलब कैसे जो है हम चीजों को करेंगे या परसेप्शन कैसे बनेगा। ओके, तो वो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड जो आंसर है वो किसका है जी? जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट का, जो उन्होंने आंसर दिया। उसमें प्रोमिनेंट जो है जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट, ये नाम याद रखेंगे आप, कोहलर, कोफका और वर्दीमेयर। ये मैंने पहले पढ़ा रखे, आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। ओके, तो जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने ये बोला कि जो हमारे सेरिब्रल प्रोसेसेस हैं, जो हमारे दिमाग में चीजें चल रही हैं, दिमाग पढ़ा है ना हमने, कौन कौन सा पार्ट होता है दिमाग का, कहां से क्या चीजें हो रही होती है, दिमाग भी पढ़ा है हमने, पूरा का पूरा ब्रेन पढ़ा है, नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा है, जो न्यूरॉन्स और बाकी चीजें पढ़ी थी, उसके अलावा हमने आई और ईयर भी डिटेल में पढ़ा है। तो ये चारों पांचों चीजें जो पढ़ी थी ना हमने, वो आपको याद होनी चाहिए ताकि आप चीजों को और बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो हमारे सेरिब्रल प्रोसेसेस हैं वो हमेशा ओरिएंटेड रहते हैं एक गुड फिगर के लिए। गुड फिगर क्या होगा? जैसे मान लो आप कोई चीज देख रहे हैं ऐसे, तो उसमें से जो चीज आपको दिखेगी, मतलब एक तो बैकग्राउंड होगा, एक उसके ऊपर जो चीज बनी हुई है वो दिखेगी, तो जो एक बैकग्राउंड के अलावा जो चीज बनी हुई आपको दिखाई दे रही है ना, वो गुड फिगर है। ओके, प्रेग्नेंस भी बोलेंगे इसको। और यही रीजन है कि हम परसीव करते हैं चीजों को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पे एक फॉर्मेट आपको नजर आएगा, फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन। यानी अगर आप समझ पा रहे हैं कि अच्छा, अगर मैं कोई भी चीज, जैसे अभी देखेंगे हम, ये देखिए रूबिन्स वास, ठीक है, अभी आपको दो चीजें दिख सकती हैं यहाँ पे। एक तो ये दो चेहरे दिख सकते हैं, तो ये दो चेहरे तो तब दिखेंगे जब आपने व्हाइट को बैकग्राउंड ले लिया। ठीक है, बैकग्राउंड आपने मान लिया व्हाइट। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने ब्लैक को बैकग्राउंड लिया, और जब वो ब्लैक को बैकग्राउंड लेंगे तो ये जो है व्हाइट कलर में जब आप देखेंगे, ये एक वास बना हुआ नजर आएगा, एक वो जो होता है ना पोट सा, गमला टाइप, जो नहीं, फ्लावर पोट। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ इसको देखेंगे तो एक फ्लावर पोट नजर आएगा। सो ये चीज क्या है यहाँ पे, अब आप पे डिपेंड करता है, आपके परसेप्शन पे, कि कौन सा जो है वो गुड फिगर होगा। अगर मुझे, मतलब मेरा परसेप्शन ये देख पा रहा है कि अच्छा मुझे ये दो फेसेस नजर आ रहे हैं ब्लैक कलर में, तो ये चीज, ये दो फेसेस है ना, ये क्या है, मेरे गुड फिगर हैं, और व्हाइट मेरा बैकग्राउंड हो गया। अगर किसी को ब्लैक बैकग्राउंड नजर आ रहा है और ये वास नजर आ रहा है, तो ये वास जो है वो गुड फिगर हो गया, और बैकग्राउंड क्या हो गया, ब्लैक हो गया। तो ये क्या हुआ, फिगर और ग्राउंड का सेग्रीगेशन, अलग करना कि किसके लिए कौन सा फिगर है, कौन सा बैकग्राउंड है, ग्राउंड है। तो अब फिगर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि वो फिगर है। ओके, सो फिगर जो है उसकी एक डेफिनेट फॉर्म आपको नजर आएगी, जबकि बैकग्राउंड एक फॉर्मलेस चीज नजर आएगी, उसकी कोई फॉर्म नहीं होगी पर्टिकुलर। फिगर जो है वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा एज कंपैरिजन टू बैकग्राउंड। फिगर जो है वो एक क्लियर कंटूर होगा, यानी क्लियर लाइन या स्पेसिफिक क्लियर पिक्चर आपको वहां पे नजर आएगी। ठीक है, फिगर स्टैंड आउट फ्रॉम द बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड से बिल्कुल अलग हटके आपको एकदम से दिख जाएगा कि अच्छा ठीक है, ये दो फेसेस हैं तो ये फिगर है। ठीक है, फिगर अपीयर्स, ये ज्यादा क्लियर दिखेगा, लिमिटेड दिखेगा, रिलेटिवली पास दिखेगा हमें, जबकि बैकग्राउंड जो है वो अनक्लियर, थोड़ा सा दूर और पीछे की साइड दिखेगा, तभी तो उसको बैकग्राउंड बोल रहे हैं कि पीछे की तरफ है वो। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम मतलब पता कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये ग्राउंड है, ये फिगर है। ओके, चलिए, अब जब परसेप्शन बनता है, अब मुझे उसमें से वो ब्लैक फेसेस ही क्यों नजर आ रहे हैं या क्या चीज नजर आ रही है, वो एक मतलब उसके लिए ना पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स रहेंगे। वो प्रिंसिपल्स क्या हैं वो देख लीजिए। सो प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी यानी निकटता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी यानी समानता, कॉन्टिन्यूटी निरंतरता, स्मॉलनेस यानी लघुता, सिमेट्री यानी सममिति, सराउंडेडनेस यानी अविच्छिन्नता, ये दो छोटा आधा छह भी आएगा इसमें। ठीक है, फिगर प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर या पूर्ति का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत होते क्या है, ये क्या प्रिंसिपल्स हैं, एक बार इनका हमें पता होना चाहिए कि ये प्रिंसिपल्स क्या हैं जो कि परसेप्शन बनाने में हमारी हेल्प कर रही हैं। ओके, अब ये देखिए, इसको देखते ही आपको क्या नजर आ रहा है। अभी मैंने मतलब अमित बैठा था थोड़ी देर पहले मेरे पास में, तो मैंने उससे भी पूछा कि उसको क्या नजर आ रहा है। सो वो चीज मुझे और क्लियर हो गई, क्योंकि आप लोग तो मुझे आंसर कर नहीं सकते अभी एकदम से, बट आप एक बार आंसर करने की ट्राई कीजिए खुद को कि आपको क्या नजर आ रहा है। आपको ये ऐसे कॉलम्स नजर आ रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन में बना रखे हैं। ठीक है, सो ये चीज क्या है कि हमने इनको पास पास बना दिया, तो ये पूरी ऐसे कॉलम से नजर आ रहे हैं, ना कि ये पूरा का पूरा एक स्क्वायर नजर आए।
ओके ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी, क्योंकि ये हमने निकट बना दिए। अगर यहाँ पे ये जो गैप हमें दिख रहा है ना, जो इन दोनों के बीच में नहीं है, तो अगर ये गैप हमें नहीं दिखता तो शायद हमें एक स्क्वायर दिख जाता। ये एक यहाँ पे वो वृत्त बोलते हैं आई थिंक, वृत्ताकार जो है, तो ये स्क्वायर हमें नजर आ जाता चारों साइड से बराबर। बट अब हमें क्या नजर आ रहा है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमिटी की वजह से ये हम परसीव कर पा रहे हैं कि ये ग्रुप्स बना रखे हैं यहाँ पे 3, ठीक है, 2-2 के ग्रुप बना दिए, यहाँ पे ये नजर आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा परसेप्शन बनता है प्रोक्सिमिटी की वजह से कि किस तरीके से चीजों को अरेंज किया हुआ है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे भी हमें स्क्वायर नजर आने की बजाय ये अलग अलग कॉलम नजर आ रहे हैं जिनमें शेप्स अलग अलग हैं। ये सर्कल हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये सर्कल स्क्वायर। तो ये चीज क्या होगी? ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक दूसरे से क्या है? सिमिलर है। तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है तो वो सेम ग्रुप में हमें नजर आएंगे। तो सिमिलैरिटी का सिद्धांत हो गया ये, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अब आप इसमें क्या नजर आ रहा है आपको? ए से बी तक की लाइन नजर आ रही है, यहाँ पे सी से डी तक की नजर आ रही है, ठीक है। बट क्या किसी को ये नजर आई कि ए से पी भी है, पी से बी है, सी पी और पी डी, ठीक है। तो ये 4 अलग अलग छोटी लाइंस भी तो हैं, कर्व्स भी तो हैं, ठीक है, ए से पी तक, पी से सी तक। तो लेकिन मोस्टली को नजर क्या आया होगा? अगर कोई पूछे तो इसमें क्या है, तो आप बोलेंगे ए से बी तक एक कर्व है, सी से डी तक है और पी एक पॉइंट है जहां पे एक कट हो रही है, ठीक है। हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे, मतलब मोस्टली बच्चे नहीं बोलेंगे ए से पी से बी, ऐसे नहीं बताएंगे हम। तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूटी का प्रिंसिपल है, निरंतरता, कि ए से बी तक एक कॉन्टिन्यूअस लाइन है जो हमें समझ आ रही है, सी से डी तक एक कॉन्टिन्यूअस लाइन है जो समझ आ रही है। ओके, तो कॉन्टिन्यूअस पैटर्न में अगर चीजें हमें दिखेंगी तो उधर हमारा परसेप्शन ज्यादा जल्दी बनेगा, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस है जी। अब आप इसमें आपको क्या नजर आ रहे हैं? अगर मैं कोशिश करूं समझाने की, तो इसमें ये 4 ब्लैक कलर के ऐसे स्पॉट से नजर आ रहे हैं। मतलब ये सर्कल और ये व्हाइट हमें बाद में दिख रहा है, ये ब्लैक वालों के ऊपर एकदम से हमारा अट्रैक्शन जा रहा है, ध्यान जा रहा है, ठीक है। सो ये प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस क्या है? लघुता का सिद्धांत की जो स्मॉलर एरिया है वो फिगर में हमें जल्दी दिखेगा एज कंपेरिजन टू जो लार्ज बैकग्राउंड है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा व्हाइट बैकग्राउंड है। अगर ये वाला ये जो बना रखा है ना हमने बॉक्स, अगर ये बॉक्स हमारा ब्लैक होता तो पॉसिबिलिटी तो अब था क्या था हमें कि एक ये व्हाइट वाली चीजें हमें जल्दी दिख जाती। अब यहाँ पे भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है, तो हमें ब्लैक कलर वाली चीजें ज्यादा दिख रही हैं। तो लार्ज बैकग्राउंड के कंपैरिजन में जो स्मॉलर चीजें हैं ना, उसके ऊपर स्मॉल फिगर्स हैं, वो हमें जल्दी नजर आते हैं। तो ये उसके बेसिस पे हमारा परसेप्शन बनता है। ऐसे ही अगर 2 चीजें हैं, एक तो देखिए इन दोनों में से किधर ध्यान जा रहा है? मतलब एक चीज होती है कि सिमेट्रिकल चीज हो, एक असिमेट्रिकल हो। तो जो सिमेट्रिकल चीज है ना, उस तरफ हमारा जल्दी ध्यान जाएगा, क्योंकि वो दिखने में एक समानता और एक सुंदर सी चीज दिखेगी जब सिमेट्री की बात आएगी। तो सममिति का सिद्धांत है जी ये, कि जब सिमेट्रिकल कोई चीज हो तो तब हमारा उसके ऊपर ज्यादा ध्यान जाएगा एज कंपैरिजन टू जो बैकग्राउंड है एसिमेट्रिकल उसके ऊपर, ठीक है। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस, सराउंडेड, आप किस चीज से सराउंडेड हैं? तो अब ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को दिखेगा कि अच्छा ठीक है 5 ब्लैक कलर की क्या दिखा रखे हैं, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट से हैं ऐसे ही, ठीक है। बट बहुत सारों को इसके अंदर लिफ्ट भी दिखा होगा, बट मेजरली ये 5 फिगर्स हमें जल्दी दिखाई दे रहे हैं रादर देन लिफ्ट। मुझे भी नहीं दिखाई दिया था लिफ्ट, मैंने भी फिर डिस्कस करा के यहाँ पे लिफ्ट फिर मुझे फाइनली जो है वो दिखा। ये देखिए, ये अगर आप ब्लैक को बैकग्राउंड ले लेंगे तो ये L, ये देखिए I, ये यहाँ पे F आप देखेंगे तो, और ये यहाँ पे T बन गया, ठीक है। सो ये लिफ्ट बन गया L I F और T। तो ये डिपेंड करता है अब किस चीज के ऊपर? सराउंडेडनेस पे। तो प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस हमें ये परसीव करा रहा है कि ये तो 1 2 3 4 और 5 अलग अलग कुछ बना रखे हैं बस स्ट्रक्चर सी, ठीक है। बट बहुत कम लोगों को ये लिफ्ट दिखा होगा, L I F और T। अब तो आई थिंक आप लोगों को भी दिख गया होगा, मुझे शुरू में एकदम से देखते ही नहीं दिखा था कि लिफ्ट का क्या बताना चाह रहे हैं ये, बट ये लिफ्ट है जी। तो प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस है कि हम परसीव उन फिगर्स को जल्दी करते हैं जो सराउंडेड हो अलग चीजों से। तो हम परसीव लिफ्ट की बजाय ये 5 जो हमारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं इनको जल्दी परसीव कर पाएंगे। एक है प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, इसमें आपको क्या दिख रहा है? मोस्टली बच्चों को दिखेगा कि ट्रायंगल ही तो है, ठीक है। सो वो ट्रायंगल इसलिए क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल तो नहीं है, यहां से तो कट आउट कर रखा है इन्होंने, बट हम हमारे मतलब अंदर से ये चीज आती है कि ये जो गैप्स है ना इनको हम फिल कर पाते हैं जल्दी से, और फिर हम एक होल की तरह वो जो पिक्चर है या वो जो ऑब्जेक्ट है उसको परसीव करने की कोशिश करते हैं रादर देन उसके पार्ट्स के, कि ये देखने की बजाय आपको जो है यहाँ पे ये पूरा का पूरा ट्रायंगल नजर आएगा एकदम से कि ट्रायंगल ही है, ठीक है। सो ऐसे ही आपने ये भी देखा होगा बहुत बार, जैसे हमारा परसेप्शन बन जाता है ना किसी वर्ड को देख के कि पी
ट्री सा है, अगर मुझे ये स्ट्रक्चर सा दिख रहा है तो मैं प्रिंसिपल बोलूंगी सीधा। ओके, जैसे आपने फेसबुक वगैरह कई बार ऐसे क्विज से देखे होंगे, पजल से, जिसके अंदर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, कुछ ना कुछ वर्ड, आपने उस वर्ड को पढ़ा, फिर नीचे लिखा हुआ मिलेगा रीड दिस वर्ड अगेन। जब आप दोबारा से पढ़ते हैं तो उसकी कोई और ही स्पेलिंग होती है, वो कोई और ही वर्ड होता है, बट आपने एकदम से जो परसेप्शन बना हुआ था उस हिसाब से उस वर्ड को पढ़ दिया। ओके, तो वो जो गैप्स है ना, वो हम ऑटोमेटिकली खुद से फिल करने की कोशिश करते हैं जब हम चीजों को परसीव करते हैं। ओके, ये तो परसेप्शन की कुछ और चीजें थी। अब परसेप्शन ऑफ स्पेस, डेप्थ और डिस्टेंस भी होता है, ठीक है, कि आपको ये पता चले कि आप दूर से देख के बताएं कि कितनी दूर होगी वो चीज, ठीक है, तो वो डिस्टेंस का एक परसेप्शन, कि आप मान के चल रहे हैं अच्छा इतनी दूर है तो 100 मीटर होगा, चलो 200 मीटर होगा, और अगर छोटी दिख रही है तो थोड़ा और दूर होगी। ओके, तो वो एक परसेप्शन सा बन जाता है हमारा। तो परसेप्शन में स्पेस, डेप्थ और डिस्टेंस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे विजुअल फील्ड की या सरफेस की अगर हम बात करें, इन विच थिंग्स एग्जिस्ट, मूव और कैन बी प्लेस्ड, तो उसको हम स्पेस बोलेंगे। कोई भी विजुअल फील्ड जहां पे हमें दिखाई दे रहा है, जैसे मुझे एक रूम दिखाई दे रहा है जिसमें अलग अलग चीजें रखी हैं, तो जहां तक मैं चीजों को देख पा रही हूँ, जो विजुअल फील्ड बन रहा है मेरा, मतलब मैं जहां तक देख पाऊंगी वो मेरा विजुअल फील्ड होगा, ठीक है। तो वहां पे चीजें एग्जिस्ट कर रही है, रखी हैं या मूव कर रही हैं या रखी जा सकती हैं, तो वो हमारा क्या होगा जी, स्पेस होगा, ठीक है। स्पेस जिसके अंदर हम रहते हैं वो स्पेस क्या है हमारा, 3 डायमेंशनल है, हर चीजें मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस है हमारा। वी परसीव नॉट ओनली द स्पेशल एट्रीब्यूट्स, जैसे हम साइज शेप और डायरेक्शन वगैरह, इनके साथ साथ हम जो है डिस्टेंस को भी परसीव करते हैं। मतलब अगर मेरे सामने चेयर रखी है तो मुझे ये पता है कि अच्छा ठीक है बहुत ज्यादा दूर नहीं है, चलो ठीक है 10-15 मीटर होगी हार्डली, ठीक है। तो वो चीजें क्या है कि स्पेस के साथ साथ या जो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं उनके साथ साथ हम ये भी परसीव करते हैं कि डिस्टेंस क्या है उसका, ठीक है। तो जब हम इन चीजों को देखेंगे तो हमारे रेटिना के ऊपर एक फ्लैट 2 डायमेंशनल इमेज जो है वो बनेगी। रेटिना क्या होता है, कहाँ कैसे इमेज बनती है, वो मैंने आपको समझा रखा है, और वो इमेज जो है वो हमारी 2 डायमेंशनल बनेगी, लेकिन दिमाग तक जब चीजें पहुंचेंगी, बट हम परसीव यही कर रहे हैं कि ये 3 डायमेंशनल जो है वो चीज है। बट ऐसा क्यों होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो एबिलिटी है 2 डायमेंशनल रेटिनल विजन को 3 डायमेंशनल परसेप्शन में चेंज करने की, उसकी वजह से ऐसा होता है। और इसी को जो ये प्रोसेस है ना कि हम 3 डायमेंशन में चीजों को देख पा रहे हैं, वो क्या है हमारा डिस्टेंस या फिर डेप्थ परसेप्शन, कि आप कितनी डेप्थ को परसीव कर पा रहे हैं। जैसे वो होता है ना, एक डायग्राम भी इसके अंदर था, अभी मैं दिखाऊंगी। तो ये उसमें जैसे आप अगर कभी रात को जा रहे हो या दिन में भी कहीं जा रहे हो, एक बिल्कुल खाली रोड पे जा रहे हो और वो पेड़ ही पेड़ नजर आके बिल्कुल ऐसे गुफा सी नजर आ रही है आपको, तो वो एक परसेप्शन बन रहा है आपका, ठीक है। मतलब चीजें तो वही हैं, बट एक 3 डायमेंशनल में आपको ऐसे दिखेगा कि पता नहीं क्या चीजें। और अगर ऐसी कोई पेंटिंग बना रखी हो किसी ने, तो वो पेंटिंग भी हमें 3 डायमेंशनल दिखेगी, जबकि वो पेपर पे बना रखी होती है। ओके, तो 2 चीजें होती हैं जी जब हम इसमें परसेप्शन की, ये जो डेप्थ परसेप्शन है ना, इसकी बात करते हैं। तो एक मोनोक्यूलर क्यूज है, यानी एक नेत्री संकेत, यानी एक आंख से आप चीजों को देख पा रहे हैं, तो वो साइकोलॉजिकल क्यूज, और एक होगा बायनोक्यूलर क्यूज, ठीक है। तो जो मोनोक्यूलर क्यूज है यानी एक नेत्री संकेत है, ये क्या है, ये मतलब ऑब्वियसली हम डेप्थ परसेप्शन पढ़ रहे हैं कि कितना डेप्थ में आप डिस्टेंस पे आप देख पा रहे हैं चीजों को, ये तभी इफेक्टिव होता है। मोनोक्यूलर क्यूज तब इफेक्टिव होंगे जब हम एक आंख की बात कर रहे हैं, जब हम ऑब्जेक्ट्स को एक ही आंख से देख रहे हैं, कि अगर मैं एक आंख से देख रही हूं तब मुझे क्या क्या चीजें कैसे दिखाई दे रही हैं। ओके, तो इस चीज को जो है, ये जो 2 डायमेंशनल पेंटिंग्स है ना, उसमें यूज करते हैं। कौन यूज करते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, और इसीलिए उनको पिक्टोरिकल क्यूज भी बोलते हैं, क्योंकि एक पिक्चर है जो आपको एक संकेत दे रही है। ओके, कैसे, ये देखिए, ये बता रही थी मैं। तो अब ये पिक्चर बना रखी है, लेकिन ये जो चीजें हमें नजर आ रही हैं ये हमें 3D में नजर आ रही हैं। और अगर आप एक आंख से देखेंगे तो ये दोनों से भी वैसे तो बराबर ही दिखेगा ये हमें, बट अभी फिलहाल एक नेत्री संकेत की बात हो रही है, तो एक से ज्यादा इफेक्टिवली दिखेगा हमें। ओके, अब जो मोनोक्यूलर क्यूज हैं, एक नेत्री संकेत हैं, वो भी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करते हैं। मतलब कोई चीज हमें दूर नजर आ रही है, कोई पास नजर आ रही है, कोई जैसे मान लो अगर ये ट्रेन की जो पटरियां होती हैं, ऐसे जो बीच में पैरेलल लाइंस लगी होती है ना, तो वो दूर वाली चीज हमें पास नजर आएगी ज्यादा, ठीक है। या कई बार अगर मतलब वो जो दूर पास नजर आने वाली चीजें जो हम परसेप्शन बना रहे हैं, जिस तरीके से हम चीजों को परसीव कर रहे हैं, उन चीजों को ये फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, ठीक है। कि साइज क्या है किसी भी चीज का, ओवरलैपिंग कितनी हो रही है
हैं, लीनियर परसेप्शन, लीनियर कितना है, ठीक है, एरियल परसेप्शन कितना है, या लाइट और शेड की वजह से हमारा अलग परसेप्शन बन जाता है। तो ये फैक्टर्स जो है एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रिलेटिव साइज है, तो हमने ये देखा था ना कि साइज ऑफ रेटिनल इमेज जो है, मतलब जो रेटिना पे इमेज बन रही है हमारी, जो इन्वर्टेड इमेज बनी थी और वो वापस से दिमाग में जाके री इन्वर्ट हो गई थी, समझाया था ना सारा का सारा। तो ये जो रेटिनल इमेज बन रही है उसका जो साइज होगा उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, कि कितनी दूर है कोई चीज या कितनी पास है कोई चीज, ठीक है। तो रेटिनल इमेज जो है, जब अगर ऑब्जेक्ट दूर है ना तो रेटिना पे इमेज छोटी बनेगी। तो अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट दूर छोटा नजर आ रहा है तो हम ये बोलेंगे कि ये तो काफी दूर है। तो हम वो दूर और पास की चीजें बता सकते हैं, मतलब जो हमारे पास चीजें हैं, अगर मेरे सामने कोई अलमीरा रखी है तो ये मेरे पास है, लेकिन अगर कोई बहुत दूर से इसको देखेगा तो उसके लिए बहुत छोटी लगेगी, मेरे लिए जब मैं पास जाऊंगी तो मुझे बहुत बड़ी नजर आएगी। तो ये रिलेटिव साइज की वजह से परसेप्शन के ऊपर फर्क पड़ेगा कि आपकी जो चीज आप बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, उसका साइज क्या है। ऐसे ही ओवरलैपिंग कितनी है, जैसे हम बता रहे थे ना अभी की 3D में हमने वो पिक्चर बनाई, यहाँ पे पेड़ 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 थे, तो हम उनको ओवरलैप कर रहे हैं, एक पेड़ के ऊपर दूसरे के ओवरलैपिंग, इस तरीके से वो हमें फिर दूर नजर आ रहे हैं, ऐसे पिक्चर के अंदर ही 2D में 3D वाली फील आ रही है। ओके, तो ये पोर्शन, मतलब जब आप ओवरलैप करते हैं तो जो ओवरलैप्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वो दूर नजर आएंगे, जो कि मतलब जो ऑब्जेक्ट उसको कवर कर रहा है वो पास नजर आएगा, ठीक है। तो मान लो ये मैंने पेड़ बनाया, इसके ऊपर मैंने दूसरा थोड़ा बना दिया, तीसरा बना दिया, अगला बना दिया, तो ये जो यहाँ वाला पेड़ होगा ना, बिल्कुल आगे वाला जो ऊपर बना रखा है, वो मुझे नजदीक लगेगा, और जिसके ऊपर ओवरलैपिंग होती आ रही है वो थोड़ा सा दूर लगेगा। ओके, लीनियर पर्सपेक्टिव, जैसे ये होती है ना ट्रेन की पटरी जो मैंने अभी आपको बताया, जब आप देखेंगे तो वो दूर वाली थोड़ी पास नजर आएगी उस लीनियर परसेप्शन की वजह से, कि इस लीनियर परसेप्शन में क्या होगा कि जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें पास नजर आएंगे कंपैरेटिवली, क्योंकि कन्वर्ज हो जाएंगी फिर आंखें जो हैं वो एक तरीके से। सो वो वहां से क्या होगा, जितनी ज्यादा लाइन ज्यादा कन्वर्ज होंगी उतनी ही ज्यादा वो क्या नजर आएंगे, दूर नजर आएंगे हमें, ठीक है। चलिए, एरियल पर्सपेक्टिव यानी आकाशीय परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य। तो एरियल पर्सपेक्टिव आपने अभी देखा था ना, कोविड के दौरान ऐसे बोल रहे थे कि पंजाब से भी हिमालय नजर आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या था, वो ये था कि एयर में जो है कुछ एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट होता है, मॉइस्चर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसकी वजह से दूर की चीजें हमें धुंधली सी या हेजी सी नजर आती हैं, ठीक है। वो एरियल पर्सपेक्टिव है। अगर हम ये देखेंगे कि माउंटेन, जब हमने ये देखा था ना कि बीच से वो पोल्यूशन नहीं था, इतने डस्ट पार्टिकल्स परेशान नहीं कर रहे थे, तो वो हेजी की बजाय क्लियर एनवायरनमेंट हो गया था, हम दूर तक चीजों को देख पा रहे थे। तो ये एरियल पर्सपेक्टिव है जी हमारा, ठीक है। देन है लाइट एंड शेड, अगर किसी चीज के ऊपर लाइट पड़ रही है, किसी पे कम पड़ रही है, तो वो चीजें भी हमारा परसेप्शन जो है वो चेंज कर देती हैं, कि अगर लाइट पड़ रही है तो वो चीज ज्यादा हाईलाइटेड रहेगी, वो हमें बेहतर तरीके से नजर आएगी। रिलेटिव हाइट की अगर बात करें तो अगर मैं ये देखूं, अगर मेरे ऑब्जेक्ट कोई पास है तो वो बड़ा नजर आएगा, ऑब्जेक्ट अगर दूर है तो छोटा नजर आएगा, ठीक है। तो वो रिलेटिव हाइट जो है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा डिस्टेंस का। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, डेप्थ परसेप्शन या डिस्टेंस के परसेप्शन की। देन है टेक्सचर ग्रेडियंट, की मान लो आपके साइड में कोई दीवार है, जैसे ये दीवार इन्होंने दिखा रखी है, अब यहां मैं पास खड़ी हूं तो मुझे ये अलग अलग जो है सारी चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन दूर जैसे जैसे जाएंगे ये डेंस होता जाएगा और मुझे सिर्फ एक नजर आएगा कि अच्छा ठीक है एक लंबी सी लाइन जा रही है, बट उसका टेक्सचर समझ नहीं आएगा मुझे, ठीक है। तो वो रचना गुण समझ नहीं आएगा। तो टेक्सचर ग्रेडियंट क्या होता है, साइज में डिस्टोर्शन हो जाता है, जिसमें क्लोजर ऑब्जेक्ट्स जो हैं एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स फार्दर अवे। तो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे, दूर जाएगी कोई चीज, ये जो हमने बात की थी ना कि यहाँ पे ये दीवार दूर से अगर आप देखेंगे तो वो डेंस नजर आएगी, ऐसे अलग अलग चीजें मतलब क्लियरली हमें पता नहीं चलेंगी, तो वो टेक्सचर पता नहीं चलेगा। जो टेक्सचर यहाँ जैसे ईंट है उनका हमें पता चल रहा है, वो दूर वाले का पता नहीं चलेगा, तो वो टेक्सचर ग्रेडियंट हम उसको बोल देते हैं। देन है मोशन पैरालेक्स। कई बार होता है ना कि आप जो है मोशन में है नहीं, बट वो होता है ना पिक्टोरियल वन होती है, जैसे आपने कंटिन्यूटी में अगर कोई पिक्चर आपने क्लिक की है, जब आप उनको कंबाइन कर देंगे तो ऐसे लगेगा कि ये मोशन में है, मूव कर रही है वो सारी की सारी चीजें, ठीक है। सो वैसे ही, अच्छा नहीं ये मैंने दूसरा बता दिया आपको, एपेरेंट इल्यूजन बता दिया ये तो मैंने। मोशन पैरालेक्स में ये रहेगा जी, सॉरी मोशन पैरालेक्स में रहेगा कि आपको डिस्टेंस के बेसिस पे रिलेटिव स्पीड आपकी अलग दिखेगी। जैसे मान लो आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, तो बस में ट्रेवल करते हुए अगर बिल्कुल साइड में खिड़की से बाहर देखेंगे, वहां पे कोई इंसान है, तो वो जल्दी से पास होता नजर आएगा बस की स्पीड के हिसाब से। लेकिन अगर आप दूर कहीं देख रहे हैं तो आपको ऐसे लगेगा कि हाँ जितनी बस की स्पीड है उसी हिसाब से चीजें मूव हो रही हैं, बट पास वाला जो ऑब्जेक्ट था वो एकदम से
फास्ट आपको गुजरता हुआ नजर आएगा, तो ये मोशन पैरालेक्स है। ओके, यानी रेट ऑफ ऑब्जेक्ट मूवमेंट प्रोवाइड अ क्यू टू इट्स डिस्टेंस, कि ये पास में है तो जल्दी हमें पता चल गया ना, अच्छा ये तो पास में था, जल्दी मूव होता दिखाई दिया। अगर दूर है कोई चीज तो दूर वाली चीज जो है वो हमें बस की स्पीड के हिसाब से ही नजर आएगी। जैसे आप खेतों में अगर देख रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि ठीक है, जितनी बस की स्पीड है उतनी खेतों की स्पीड है, लेकिन अगर साइड में कोई और चीज जा रही है या कोई इंसान खड़ा है तो वो जल्दी से क्रॉस होता हुआ नजर आएगा। ओके, ये था मोनोक्यूलर। अगर बाइनोक्यूलर क्यूज की अगर हम बात करें, द्विनेत्री संकेत, तो द्विनेत्री संकेत में क्या होता है, हम 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करें क्योंकि हम दोनों आंखों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जब आप दोनों आंखों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोनों आंखें अलग अलग पोजीशन पे ना, अगर आप मेरी अभी शक्ल देख पा रहे हैं, मेरी पिक्चर, तो आप ये देखेंगे कि ये जो हमारी दोनों आंखों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये देखिए, तो ये डिस्टेंस है कुछ ना कुछ, उस वजह से दोनों जगह पे जो अंदर रेटिना है, रेटिना के ऊपर अलग शेप बनेगी, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा ना उसमें, ऐसा नहीं हो सकता सेम बने, क्योंकि जब पोजीशन हो गई बीच में 5-6 सेंटीमीटर का गैप आ गया तो उस वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ चीजें हमें अलग से दिखाई नहीं देंगी या कुछ ना कुछ परसेप्शन हमारा अलग बनेगा। तो उसी में ये 3 चीजों की बात की गई है, एक है रेटिनल या बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी। सो बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी क्या होती है, जो डिफरेंस है ना दो इमेज के बीच का, यानी जो हमारी दोनों आंखों के बीच का डिफरेंस है, जहां पे हमारी जैसे मान लो ये 2 आंखें हैं तो इसके बीच में यहाँ डिफरेंस भी तो है, तो वो जो डिफरेंस है जो कि हम यूजुअली क्या है 6.5 6.5 सेंटीमीटर हम मान के चल रहे होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो हमारी डिफरेंस, जो हमारे अंदर रेटिना के ऊपर इन्वर्टेड इमेज बनी है ना, उसमें कुछ ना कुछ स्लाइट डिफरेंस होगा। मे बी हम एकदम से देख के ना समझ पाए कि कितना डिफरेंस है, बट होगा थोड़ा सा डिफरेंस। ठीक है, तो वो जो डिफरेंस है ना 2 इमेज के बीच का, उसको हम रेटिनल डिस्पैरिटी बोल रहे हैं, कि वो रेटिना में जो डिफरेंस है ना उस वजह से क्या हो रहा है, हमारी इमेज का डिफरेंस नजर आ रहा है, हमें अलग हैं दोनों चीजें। ठीक है, फिर ब्रेन जो है वो इंटरप्रेट करेगा लार्ज रेटिनल डिस्पैरिटी टू मीन अ क्लोज ऑब्जेक्ट, और अगर स्मॉल रेटिनल डिस्पैरिटी है तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाएंगे आपका कन्वर्जेंस कम हो जाएगा। कन्वर्जेंस क्या होता है कि मान लो ये मेरी आंखें हैं, यहाँ पे कोई चीज रखी है, एक बहुत दूर कोई चीज रखी है, तो यहां से हम जब देखेंगे तो यहाँ पे आंखों के यहां से जाएगी ना, लेंस से सीधा यहां जाएगी नजर। ओके, यहाँ पे है तो जब यहाँ पे आंखें तो हम सीधा ही देख रहे होंगे कंपैरेटिवली। ठीक है, तो ये जो कन्वर्ज हुई है ना चीजें एक दूसरे की तरफ, मतलब अगर आप ये देखेंगे, अगर ये ऑब्जेक्ट, मैंने ये पेन जो है वो मेरी नाक के बिल्कुल पास रख रखा है और मैं इसकी टिप पे देखने की कोशिश करूं तो मेरी जो दोनों के दोनों लेंसेज हैं वो मूव करेंगे मेरे इधर वाले दोनों की आंख की तरफ, बिल्कुल ऐसे पॉइंट सेंटर की तरफ। और एक कोई दूर ऑब्जेक्ट है तो मैं बराबर से देख रही होंगी, मुझे आंखें जो है वो ऐसे कन्वर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वो जो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस है वो कम होता जाएगा जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाता जाएगा। जैसे ये यहाँ पे था, मैं एक बार क्लैरिटी से बनाने की ट्राई करती हूँ। देखिए ये 2 आंखें हैं आपकी। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रखा है, एक ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रखा है और एक थोड़ा सा और दूर रखा है। तो यहाँ पे जो आपका लेंस है वो ये रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी 2 आंखें हैं ये रहेगा। देन मतलब ये पॉइंट ये कि थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे ना, ये जो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस है ये कम होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये ज्यादा था, फिर ये कम हुआ, फिर और कम हो जाएगा। ओके, तो वो कन्वर्जेंस होगा हमारा। और ये इससे ये पता चलता है कि जितना पास ऑब्जेक्ट होगा उतना ज्यादा कन्वर्जेंस होगा, जितना दूर होगा उतना कम होगा। ऐसे ही अकोमोडेशन, जैसे हमने पढ़ा था ना, मैंने आपको बताया था कि जो लेंस है उसके बाद ये जो लेंस था हमारा, यहाँ पे मैंने बताया था ये सिलरी मसल्स हैं, इस तरीके की थी वो। ठीक है, तो वो सिलरी मसल्स मैंने बताया था कब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, कब पास आएंगी, रिलैक्स होंगी। ठीक है, सो वही चीज यहाँ पे है कि अगर ऑब्जेक्ट दूर है, इफ द ऑब्जेक्ट गेट्स अवे, यानी 2 मीटर से ज्यादा दूर है, तो मसल्स जो है ये सिलरी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, और अगर ऑब्जेक्ट पास है तो ये मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और थिकनेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी लेंस की। सो वही चीज यहाँ पे बता रखा है कि कॉन्ट्रैक्शन जो है, डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कितना है वो दिमाग के पास जाएगा और फिर चीजों को हम वैसे ही अकोमोडेट करेंगे, वैसे ही चीजों को परसीव करेंगे। तो ये मैंने आपको आई में अच्छे से समझाया था, वही सेम चीज यहाँ पे इन्होंने बता रखी है। अब जब हमारा परसेप्शन बन रहा है किसी चीज के लिए, तो ऐसे तो हमारा परसेप्शन इस तरीके से तो नहीं होता कि मान लो मेरा फ्रेंड दूर खड़ा है और मैं उसको पहचान ही ना पा रही हूं, ऐसा तो नहीं होगा।
ठीक है, चाहे वो फ्रेंड पास खड़ा हो चाहे वो दूर खड़ा हो, हमें पता तो चल जाता है ना कि अच्छा ये आपका ही फ्रेंड है। तो ये कुछ एक कॉन्स्टेंसीज होती हैं, स्तरीय मतलब स्थिर होती हैं कुछ एक चीजें, जैसे साइज कॉन्स्टेंसी, मतलब ऐसा नहीं होगा ठीक है वो थोड़ा सा दूर नजर आ रहा है और थोड़ा सा छोटा नजर आए या पास नजर आए तो बड़ा नजर आए फ्रेंड आपका, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने फ्रेंड को पहचाने ही ना, आपका परसेप्शन वहां पे अलग अलग हो जाए कि दूर है तो पता ही नहीं चल रहा, ठीक है, वो चीज नहीं होगी। तो वो साइज को लेके एक कॉन्स्टेंसी हो जाएगी, कॉन्स्टेंट मतलब स्थिर हो जाएंगी चीजें। ऐसे ही शेप को लेके कॉन्स्टेंसी हो जाएगी और ऐसे ही ब्राइटनेस को लेके चीजें कांस्टेंट रहेंगी। मतलब हम चीजों को सेम तो परसीव नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ डिफरेंस नजर आएगा। जो हमने इतने सारे फैक्टर्स पढ़े कि भाई पास है तो ये चीज होगी, दूर है डिग्री ऑफ जो कन्वर्जेंस है, या फिर दूर वाले ऑब्जेक्ट छोटे नजर आते हैं पास वाले बड़े नजर आते हैं। तो ये जो चीजें हमने पढ़ी उस हिसाब से तो रेटिनल इमेज तो हमारी अलग बनेगी, लेकिन वो इमेज जो है कुछ एक चीजों में कुछ एक केसेस में कहीं ना कहीं एक लेवल पे आके कांस्टेंट हो जाती है कि ये साइज कॉन्स्टेंसी है या ये शेप को लेके कॉन्स्टेंसी है कि आपका फ्रेंड चाहे दूर खड़ा है पास खड़ा आप उसको पहचान लेंगे। ओके, तो वो परसेप्शन में एक कांस्टेंट चीज जो है वो वहां पे आ जाएगी। जब ये जो परसेप्शन हमने बनाए हैं ये हमेशा सेम तो नहीं होते ना, कहीं कभी कभी ये भी होता है कि आप परसेप्शन कुछ और बना रहे हैं। जैसे मान लो आपने परसेप्शन बना लिया कि वो तो आपका फ्रेंड है शेप वगैरह से, और आप पास जाके देखें तो वो नहीं है, तो वो क्या हुआ, आपको भ्रम हुआ, इल्यूजन हुआ कि आपको लगा कि जो सेंसेस ने आपको इंफॉर्मेशन दी थी, आपने देखा था कि अच्छा ये तो मेरा फ्रेंड है, पास गए तो वो था ही नहीं। तो वो जो सेंसरी इंफॉर्मेशन और जो आपने इंटरप्रेट किया दिमाग में, वो दोनों चीजें जब मिसमैच हो गई, सेम नहीं हुई, मैच नहीं की, तब एक स्थिति जो है वो पैदा होती है मिस इंटरप्रिटेशन की। जब आप गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं वो रहेगी जी इल्यूजन। ओके, एक होगा ज्योमेट्रिकल इल्यूजन, एक है एपेरेंट मूवमेंट का इल्यूजन, यानी ज्यामितीय भ्रम और आभासी भ्रम। ये था वो आभासी भ्रम जो मैं ऊपर मैंने कुछ और उसमें समझा दिया था ना, तो वो एपेरेंट मूवमेंट का इल्यूजन था कि जब बहुत सारी चीजें आप साथ में देखते हैं, बहुत सारी पिक्चर्स को एक साथ लगाते हैं तो आपको लगता है ये मूव कर रही हैं चीजें, ओके, कि वो मोशन में है, बट वो मोशन में होती नहीं है। चलिए, ज्योमेट्रिकल इल्यूजन में कई चीजें होती हैं, जैसे एक है मुलर लेयर जो है इल्यूजन। अब बहुत सारे लोगों को ये जो ए वाली लाइन है ये छोटी नजर आ रही होगी और बी वाली लाइन बड़ी लंबी नजर आ रही होगी, ओके, बट ऐसा नहीं है, ये हमारा इल्यूजन है। अब चाहे ये जो हमने साइड में ये एरो से लगा रखे हैं इस वजह से हो या जिस भी वजह से हो, बट ए और बी दोनों लाइन इक्वल हैं लेंथ में, बट यहां पे हमें इल्यूजन, ज्योमेट्री में हमें इल्यूजन भ्रम हो रहा है कि ए वाली लाइन छोटी है और बी वाली बड़ी है, तो ऐसा नहीं है। ऐसे ही एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इल्यूजन होता है। अब आपको ये देख के नजर आ रहा होगा कि वर्टिकल लाइन जो है वो ज्यादा लंबी है एज कंपैरिजन टू हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, सो मोस्टली को यही नजर आएगा। तो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इल्यूजन है, जबकि ये दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन की लेंथ भी बराबर है, सेम है। तो ये ज्योमेट्रिकल इल्यूजन है कि आपको भ्रम हो जाए जब आप ज्योमेट्री में कोई चीज देख रहे हैं। ऐसे ही एपेरेंट मूवमेंट का इल्यूजन होगा कि जो ये इल्यूजन में क्या होगा कि जो मोशनलेस पिक्चर्स हैं, मतलब मूवमेंट नहीं हो रही, सिर्फ फोटो खींच रखी है मैंने खड़े करके ऐसे कॉन्टिन्यूटी में, तो उन कॉन्टिन्यूटी वाली फोटोज को जब आप एक साथ लगाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये तो फिल्म चल रही है पूरी, जैसे हम सिनेमा हॉल्स में मूवीज देखते हैं, ठीक है, तो वही चीजें हैं। तो ऐसे ये जो फिनोमिना है आपका इल्यूजन है, इसको फाइव फिनोमिना भी बोलते हैं, हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिखेंगे, फा और ई, ठीक है, फाइव फिनोमिना। तो जब हमने ओवरऑल क्या पढ़ा अभी तक कि परसेप्शन कैसे होता है, क्या क्या फैक्टर्स या प्रिंसिपल्स रहेंगे परसेप्शन के, मोनोक्यूलर बायनोक्यूलर जो एक नेत्री और द्विनेत्री संकेत हैं वो क्या रहेंगे, और उसके बाद जो है अगर वो चीजें मैच ना हो तो हमें भ्रम की स्थिति पैदा होगी। और भ्रम में फिर हमने दो चीजें पढ़ी, एक ज्योमेट्रिकल इल्यूजन, बहुत सारे होते हैं और भी इल्यूजन, बट दो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, एपेरेंट मूवमेंट का इल्यूजन। तो आपका जो परसेप्शन है, हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी कि साइज पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, कल्चर पे भी डिपेंड करेगा, तो वो सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है वो भी किस पे, परसेप्शन के ऊपर रहेगा। मतलब सोसाइटी में कौन किस तरीके से चीजों को परसीव कर रहे हैं, तो सोसाइटी में मान लो धर्म को लेके या जाति को लेके किस तरीके से चीजों को परसीव किया जाता है, वो जो सोसाइटी का इफेक्ट है वो भी इंडिविजुअल के ऊपर पड़ेगा और उसका परसेप्शन जो है वो भी अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी फिर मतलब चेंज होने की कोशिश करेगा, सेम रहेगा सोसाइटी से, मतलब सोसाइटी में जो चीजें चल रही है वो आपको इन्फ्लुएंस करेंगी, इतनी सी बात है, ठीक है। सो ये
हो गया जी आपका पूरा का पूरा परसेप्शन के प्रोसेसेस। आई होप आपको समझ आया हो। तो हमारा 5th चैप्टर यहाँ पे एनसीईआरटी का फिनिश होता है। हमारे सेंसरी परसेप्शन, देन अटेंशन मिली तो सेंसरी जो हमारे प्रोसेसेस हैं, अटेंशनल प्रोसेसेस और हमारे परसेप्चुअल प्रोसेसेस, तो तीनों के तीनों हमने डिटेल में पढ़ लिए हैं। आई होप आपको समझ आए हो। नहीं समझ आए हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, इनके नोट्स बना लीजिएगा और इनकलकेट लर्निंग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज बहुत मेहनत करके मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि चलो फायदा हो किसी का कुछ ना, तो सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज।